चलो जी, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। और हमारा लास्ट क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा था और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग ऑक्साइड्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, राइट। और हमको क्या बेसिक एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका था कि हमारे मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, किसके बेटा जी, हमारे मेटल्स के जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा जी, वो होता है हमारा बेसिक नेचर। और हमारे जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बेटा जी, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे कैसे नेचर के होते हैं बेटा, वो हमारे होते हैं एसिडिक नेचर के। तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको एक बार, हमारे मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के, और हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। अब अगर मैं पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ बेटा जी, लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो मेरा कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक के नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होता है। लास्ट क्लास में हमारी ये बात हो चुकी है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है मेरा, इंक्रीज होता है। और अगर मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, देयरफॉर बेटा मेरा एसिडिक नेचर क्या होता है, मेरा एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स का, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। और अगर मैं ग्रुप में अप टू डाउन मूव करता हूं तो मेरा कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का लॉस और ज़्यादा इजी हो जाता है, यस और नो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो साइज बढ़ने से मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज होती है। जब भी मेटल्स की बात होगी बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा होगी, जब भी नॉन मेटल्स की बात होगी तब एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा होगी, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, लेफ्ट टू राइट उल्टा होता है ना। एसिडिक अगर बढ़ेगी तो बेसिक कम होगी, यहाँ बेसिक अगर बढ़ रही है तो एसिडिक आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये कहानी आपको क्लियर है, यस और नो? यस। चलिए इसको अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास ऑक्साइड है Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 या P4O5, सल्फर का ऑक्साइड बना लो, SO3 बना लो और Cl2O7 बना लो। आप लोग चलो मुझे बताओ, अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ तो मेरे ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, आप लोग बताइए। चलिए अगर मैं लेफ्ट टू राइट Na2O से Cl2O7 मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए बताओ, आपकी क्या इंक्रीज होनी चाहिए बेटा, एसिडिक। कैसे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, रीजन बताओ ना। क्योंकि सर एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बेस पे आंसर दोगे क्योंकि ऑक्सीजन तो कॉमन है। और अगर मैंने ये चेक किया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है तो मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ पीरियड में। ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या पीरियड वाले हैं, पीरियड वाले हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक के बाद है, 11, 12, 13, 14 पद। और लेफ्ट टू राइट कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक से कौन सा नेचर इंक्रीज होता है, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ, यस और नो बोलो। अब आप ये देखो, ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इंडिविजुअल नेचर बता रहा हूं। ये दोनों ऑक्साइड बेसिक हैं। Al2O3 आपको लास्ट क्लास में बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये दोनों ऑक्साइड वीकली एसिडिक हैं, ये याद रखना, ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ये आपका एम्फोटेरिक है, ये आपका वीकली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है। समझ में आ गई ना, नोट करो जल्दी, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का ऑक्साइड,
फिर मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम का ऑक्साइड। ठीक है ना? और बोलो यार यस और नो। यस। अब आप ये देखो, लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है। बताओ चलो मुझे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में कहानी बताओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में आप बेसिक स्ट्रेंथ बता दो। चलो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है कि कम हो रहा है? या लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और क्यों? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये पीरियड के एलिमेंट्स हैं वे। लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरोन। तो पीरियड के एलिमेंट्स मतलब लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। नीचे वाले पीरियड के। और नीचे वाले देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। ग्रुप 1 एलिमेंट्स याद नहीं है? लीना की रब से फरियाद। तो ये बेटा किसके एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और डाउन द ग्रुप कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा है? मेटालिक। और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? यहाँ तक है ये, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड दे रहा हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अगेन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। आप बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कि पीरियड के एलिमेंट्स हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 में आते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ये फंडा क्लियर हुआ? अब आप देखो ClOH, PrOH, IOH लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो अगेन आपकी इंक्रीज कौन सी स्ट्रेंथ हो जाएगी? बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर। इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अप टू डाउन जा रहे हो ना? अप टू डाउन जाओगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें भी अप टू डाउन जा रहे हो तो इसमें भी इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। और क्योंकि पता क्या है, अब ये क्या है? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के लिए ज़्यादातर एसिडिक नेचर की बात होती है। तो एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप लिखना कि डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ऑब्वियसली अगर वो बेसिक का पूछे तो उल्टा कर देना, पर नॉन मेटल्स के अंदर पूछेगा ही वो किसका ट्रेंड? एसिडिक का ट्रेंड नॉन मेटल्स के अंदर पूछ रहा होगा, और ऐसे ही नीचे के केस में। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट पॉइंट लिखिए। ये नोट कर लो, फटाफट से साथ साथ नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट, नोट पॉइंट है, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स
इन टू और मोर oxidation states, in two or more oxidation states, in general oxidation state increases, therefore acidic nature increases. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2SO4 और मेरे पास है H2SO3. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से एसिडिक ज़्यादा कौन सा है, और बताने के लिए एसिडिक ज़्यादा कौन सा इनमें से आपके पास कोई आपको ऐसा पैरामीटर नहीं दिख रहा जो अलग हो. मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. तो एक कहानी है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप इसको अंडरलाइन करें, इसको x मान लें. एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो दो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा +2. एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 पे कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा +6. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो. x एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, 2 पे कितना हो जाएगा +2, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 3 पे कितना होगा -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4. अब आप ऐसे समझो कि इस सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है और इस सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है. तो भूखा ज़्यादा कौन है? किसने ज़्यादा लॉस किया है वही ज़्यादा भूखा होगा. अरे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, आगे चल के आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड बढ़िया होगा. जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगी वो एसिडिक होगी, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो क्या होगी बेसिक होगी. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बना दिया गया है कि जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा ज़्यादा, बेस्ड ऑन द फिनोमिना कि ये ज़्यादा भूखा है, इसका पेट ज़्यादा खाली है, इसको ज़्यादा भूख लगी है, और इस भाई को कम इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस पे +6 है और इस पे +4 है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाता है. इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है. याद रखने के लिए रख सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये याद रखने के लिए. ठीक है, धीरे धीरे आगे आप ये कंसेप्ट पढ़ लोगे. जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो डोनेट करते हैं वो बेसिक होते हैं. ये ल्यूइस भाई आएंगे इन फ्यूचर, वो आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मेरे पास है HNO3 और मेरे पास है HNO2. क्योंकि मैं आपको रिडॉक्स करवा चुका हूँ तो आप x +1 -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5 जानते हैं. x +1 -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 जानते हैं. तो x इक्वल टू बेटा +5 हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया +3. तो ज़्यादा किसको भूख लगी है? +5 वाले को. तो मोर एसिडिक कौन सा हो गया? ये हो गया. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सवाल नो पहले बताओ. फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता दो ढंग से. हो रहा होगा. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. मेरे पास आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास दिया हुआ है MnO, ठीक है, और मेरे पास दिया हुआ है Mn2O3. देन मेरे पास दिया है MnO2, MnO3, Mn2O7. ठीक है, ये मेरे पास कुछ कहानी दी है. अब आपको सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है. सारे के सारे मैंगनीज के ही ऑक्साइड हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है और क्यों? क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? अरे बोलो यार. अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता लगा लेते हो ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है तो भी आपका आंसर आ जाता है. या इससे भी छोटी ट्रिक अगर मैं बताऊं, जिस पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वो एसिडिक ज़्यादा है.
जिस पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में उतनी ज़्यादा ही आएगी और वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सल्फ़र पे 4 ऑक्सीजन थे, सल्फ़र पे 3 थे, तो 4 वाला ज़्यादा एसिडिक था। यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 2 थे, तो 3 वाला ज़्यादा एसिडिक था। उसी तरीके से यहाँ 1 Mn पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 पे 3 है, मतलब 1 पे 1.5 हो गया, 1 पे 1.5 हो गया, यहाँ पे 1 पे 2 हैं, बढ़ रहे हैं, 1 पे 3 है और यहाँ 2 पे 7 है, मतलब 1 पे कितना हो गया 3.5। तो ऑक्सीजन का कंटेंट पर मैंगनीज बढ़ रहा है, तो ये देख के भी आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब दूसरा अगर आप करना चाहते हो, ये आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक नेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है। इंडिविजुअल नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैसे होते हैं आपके, एसिडिक इन नेचर होते हैं, हाईली एसिडिक ऑक्साइड हैं ये दोनों के दोनों, नोट कर लो। ये दोनों बेसिक ऑक्साइड है और ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो आपने काफ़ी कहानी सीखी, अब आगे बढ़ते हैं। नोट भी कर लिया साथ साथ? चलो देखो, अब बारी है एक्सेप्शन की। किसकी बारी है बेटा? एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि जो आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो उस चीज़ को कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। फिर वो हमको किसी तरीके याद रखना पड़ेगा। तो आइए, जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास है H3PO3, H3PO2 और मेरे पास है H3PO4। तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए इन तीनों में से? H3PO4 होना चाहिए हमारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पर ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली। तो ये एक एक्सेप्शन है, इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, पूछ ली जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, पता कैसे लगेगा? ऑन द बेसिस ऑफ pK वैल्यू। बेटा pK वैल्यू आपको क्या होती है? ये pKa वैल्यू ये आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, चलो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 एसिड है, तो मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए कि मैं 100 के 100 एसिड में ये कंपेयर करूं कि ज़्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है। तो एक एक्सपेरिमेंटल तरीका, एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से हर एक जितने भी एसिड हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ क्या निकाली जाती है? पीके। और उनको हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं उनके बेसिस, पीके वैल्यू के बेस पे कि कौन एसिडिक ज़्यादा और कौन एसिडिक कम है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होती है। कहने का मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू ऑफ पीके वो सबसे कम क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आएगा, आगे चल के पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि पीके कैसे निकालते हैं। H3PO4 2:1 नहीं है, 2.1 वैल्यू है पीके की, और ये 1.1 है, 1.2 है। इसका कम है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, ये वाला, ये इसका पीके, ये इसका पीके। गॉट इट? पीके क्या होता है, समझ गए ना? तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्सेप्ट, तो मेरे को ये लग रहा था, पर मेरे कॉन्सेप्ट भाई यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी कह रही है कि ज़्यादा एसिडिक H3PO3 है। पीके वैल्यू को कोई झुटला नहीं सकता। आपको कभी गलती से 2 एसिड में कंपेयर करना हो ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो गूगल पे उस एसिड का नाम डाल के पीके वैल्यू देख लेना, दोनों की पीके वैल्यू चेक कर लेना, जिसकी कम होगी वो ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। ये कंपेयर करने का तरीका है। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद मेरे पास एक टर्म आती है ऑक्सी एसिड्स। क्या टर्म आती है बेटा जी मेरे पास? ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू
ऑक्सीजन एटम होता है, एंड फर्दर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब H3PO4 H2SO4 HNO3, इन तीनों में मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये कहानी है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, मतलब आप देख सकते हो कि इन स्ट्रक्चर में O के साथ डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है। अब O के साथ H की क्या कहानी है, क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात होने वाली है, इस बात को आप समझो। जैसे देखो, मैं आपको कहता हूँ जैसे O के साथ H का बॉन्ड है, O के साथ H का बॉन्ड है, तो इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से? ऑक्सीजन इस दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव भर भर के आएगा। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस बात को? ऑक्सीजन इस दुनिया का, और इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है। ये बॉन्ड कैसा है बच्चों? हाईली पोलर। और हाईली पोलर बॉन्ड कैसा होता है? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब वो टूटना चाहता है, टूटना चाहता है। और टूटना कैसे चाहता है? O पे क्या आ जाएगा, माइनस, और H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो O के साथ H अटैच्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि हाइड्रोजन H+ बन के जा सकता है इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है उसके। तो ये किस वजह से पोलर हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किस वजह से रिएक्टिव हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन बहुत ही कम था, इसलिए वो H+ बन के जा सकता है, लुट के जा सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो? तो अब देखो, यही कारण है। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखा आपने? ये किसका स्ट्रक्चर है? और H3PO3, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है, यस और नो? इसमें कितने H+ निकल रहे हैं? 3। इसमें कितने H+ निकल रहे हैं बेटा? और इसमें कितने H+ निकल रहे हैं? 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो यार? कहने का मतलब ये है कि ये P और H का जो बॉन्ड दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग है। ओए, P और H का बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। आप देखो फॉस्फोरस को, आप देखो हाइड्रोजन को, ऑलमोस्ट एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो रिएक्टिव नहीं है। कहने का मतलब ये H नहीं टूटेगा, और ये वाला H और ये वाला H आराम से H+ बन के चले जाएंगे, क्योंकि ये खुद किसके साथ कनेक्टेड है? O के साथ। तो ये कंपाउंड जो हो गया वो डाई बेसिक हो गया। डाई बेसिक, N फैक्टर 2 आता है इसका, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो। और ये N फैक्टर कितना हो गया इसका? 3 हो गया। और इसको क्या बुलाते हैं? ट्राई बेसिक। क्या बुलाते हैं बच्चों? ट्राई बेसिक। समझ में आई बात? तो ये ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी हो गई, ठीक है। देन इसी के जैसे होते हैं ऑक्सो एसिड्स या फिर हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड थे तो ऑक्सी एसिड्स। देन वी हैव हाइड्रा एसिड्स। देन वी हैव बेटा जी हाइड्रा एसिड्स। क्या होते हैं हाइड्रा एसिड्स? व्हेन H is connected to some electronegative element,
ठीक है। जब हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो, HF, HCl, HBr, H2O, NH3, H2S एटसेट्रा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ कनेक्टेड होगा तो बेटा ये हो जाएंगे हाइड्रा एसिड्स। अब हैं तो ये एसिड और ये H+ लूज कर देंगे। क्या लूज कर देंगे दोस्तों? H+। ये H+ क्यों लूज कर देंगे? क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मजबूर करेगा इन्हें, इलेक्ट्रॉन इनका खींच लेगा आराम से और H को H+ बना के छोड़ देगा। इसीलिए इनको आप एसिड्स कह सकते हो, सब में से H+ निकल जाता है। ठीक है, अब इनके ट्रेंड की बारी है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आप ये याद रख लो ट्रेंड के लिए, अभी आगे चल के समझ पाओगे इस बात को। केमिकल बॉन्डिंग करवाएंगे तो ये दोबारा से वहाँ पे आपको बता देंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एसिडिक नेचर ऑफ, ये याद कर लेना बेटा, हाइड्रा एसिड्स इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर तुम अप टू डाउन मूव करते हो तो आपका अगेन सेम टू सेम है बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा हाइड्रा एसिड्स का, उधर भी और ऐसे भी। ठीक है, तो मेरे पास है HF, HCl, HBr, HI। मूवमेंट अप टू डाउन वाली हो रही है, तो नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सर ये हाइड्रा एसिड्स हैं और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट भी मूव करोगे तो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे CH4, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? हाइड्रा एसिड्स की इंक्रीज होगी। इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है, तो एक काम करो, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी एक बार डायगोनल रिलेशनशिप और वाले टॉपिक जो हैं वो एक आध दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं वो ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थोड़ा हमने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो है वो कहानी जो है वो हमने लेट स्टार्ट करी है, तो इसीलिए आज इतना बहुत है।